अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आयरन मैन 2 की शुरुआत होती है रशिया के एक शहर के नज़ारे से, जहां टीवी पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस चल रही है। ये वही न्यूज़ कॉन्फ्रेंस है जिसमें टोनी स्टार्क ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की थी, यानी जहां आयरन मैन 1 खत्म हुई थी। टोनी स्टार्क ने मीडिया को बताया था कि वही आयरन मैन है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मॉस्को में एक बीमार बूढ़ा आदमी भी देख रहा है। ये बीमार आदमी साइंटिस्ट एंटन वैंको है, जो मरते वक्त अपने बेटे से माफी मांगता है कि वो उसे सिर्फ अपनी नॉलेज या ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं दे सका। अपने पिता की मौत का गम इवान को टोनी से बदला लेने के लिए प्रेरित करता है। इवान अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाना चाहता है। कड़ी मेहनत के साथ अपने पिता के दिए हुए फोटोग्राफिक प्लान या यूं कहें कि डिस्क्रिप्शन की मदद से वो आयरन मैन के आर्क रिएक्टर जैसी एक चीज तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ आयरन मैन के किस्से को 6 महीने हो चुके हैं। टोनी इस बार स्टार्क एक्सपो की कॉन्फ्रेंस में आयरन मैन सूट पहनकर पहुंच जाता है। टोनी लगातार इस सूट की मदद से लोगों की मुश्किलों को हल कर रहा है, जिससे आयरन मैन की पॉपुलैरिटी आम लोगों से खास लोगों तक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। टोनी स्टार्क एक्सपो की शुरुआत करता है उन नई खोजों के साथ जो आने वाले वक्त में लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगी। ये टोनी के पिता का सपना था कि एक दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज का दुनिया भर में नाम हो और टेक्नोलॉजी से आम लोगों की मदद हो। एक तरफ स्टेज पर टोनी के पिता की ओल्ड वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें वो फ्यूचर प्लान को एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरी तरफ बैक स्टेज पर टोनी एक डिवाइस की मदद से नोटिस करता है कि उसके खून में टॉक्सिन्स का लेवल 19% हो गया है। स्टार्क एक्सपो से बाहर निकलते हुए टोनी को एक औरत दिखती है। वो टोनी को बताती है कि वो उसे ही ढूंढ रही थी। वो टोनी को एक सम्मन देती है। उसे कल सुबह 9 बजे सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने पेश होना है। अगली सुबह टोनी वॉशिंगटन डीसी पहुंच जाता है, जहां सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी की सुनवाई चल रही है। ये सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी चाहती है कि टोनी अपने सुपर हीरो सूट को उनके हवाले कर दे। सेनेटर स्टर्न टोनी से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई खास हथियार है। टोनी से इनकार कर देता है। फिर वो टोनी से कहते हैं कि वो आयरन मैन सूट की बात कर रहे हैं। टोनी बोलता है कि वो एक मॉडर्न मशीन है, कोई हथियार नहीं। सेनेट का कहना है कि वो इसे अपने पास नहीं रख सकता, इसीलिए उसे इसे मिलिट्री के हवाले करना होगा, पर टोनी ऐसा करने से मना कर देता है। फिर टोनी कहता है कि वो आयरन मैन है, और अगर आयरन मैन सूट वो उनके हवाले कर देगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक गुलाम है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। सेनेटर टोनी से कहते हैं कि वो हथियारों के एक्सपर्ट नहीं हैं, इसीलिए वो यहाँ जस्टिन हैमर को बुलाना चाहते हैं, जो सेना में मौजूद हथियारों के मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं। हैमर बताते हैं कि टोनी ने आयरन मैन नाम का जो सूट तैयार किया है उसकी मौजूदगी किस तरह आम लोगों के लिए खतरा है। आयरन मैन को अपनी ये टेक्निक सरकार के हवाले करनी चाहिए, क्योंकि इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर यूएस एयरफोर्स में मौजूद कर्नल जेम्स रोड्स को बुलाया जाता है। कर्नल टोनी के दोस्त भी हैं, जिन्होंने आयरन मैन पर एक रिपोर्ट तैयार की है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने सूट के फायदे और नुकसानों को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि क्योंकि इस सूट के फायदे ज्यादा हैं, इसीलिए मिस्टर स्टार्क को ऑफिशियली सेना में शामिल कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि उनके सूट को इंडिविजुअली ऑपरेट किया जाए। उनसे अपनी रिपोर्ट का एक पर्टिकुलर हिस्सा पढ़ने के लिए कहा जाता है, ताकि ये साबित हो सके कि टोनी का सूट वाकई आम लोगों के लिए खतरा है और टोनी को सरकार के आदेश पर अपना सूट मिलिट्री को सौंपना पड़े। टोनी कहता है कि वो सेना में शामिल नहीं होना चाहता, पर अगर उसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनाया जाए तो शायद वो इस बात पर गौर कर सकता है। इसके बाद सेनेटर कर्नल को सैटेलाइट की तस्वीरें पेश करने को कहते हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि किस तरह टोनी के सूट को कॉपी किया जा रहा है, पर टोनी अपने गैजेट्स की मदद से ये क्लियर कर देता है कि उसके सूट के नमूने को कहीं और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया और ईरान में बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही टोनी उसके सूट जैसे सूट्स बनाने की कुछ और पिक्चर्स भी दिखाता है। सुनवाई में आयरन मैन को लोगों के लिए खतरा बताने वाले खुद मिस्टर हैमर की फैक्ट्री में इन सूट्स को बनाया जा रहा है। मिस्टर हैमर जल्दी से स्क्रीन बंद करने के लिए कहते हैं। टोनी अपनी सफाई में बताता है कि एक तरह से उसने अपने देश को होने वाले हमलों से बचाया है और उस पर अपने देश की सुरक्षा और दुनिया में शांति बनाए रखने का जिम्मा है। इसके साथ ही टोनी इस सुनवाई से बाहर निकल जाता है
और कहता है कि वो अपने देशवासियों की सुरक्षा अपने आप करेगा। ये इंटरव्यू रशिया में इवान वैंको भी देख रहा होता है। वो अपनी नई इन्वेंशन के साथ तैयार है। उसका सूट बिजली के करंट जैसी चीजें या ये कहें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है, जिसके हमले से बचना आसान नहीं है। उधर मैलिबू शहर में टोनी अपनी वर्कशॉप में बिजी है और साथ ही एक खास काढ़ा भी पी रहा है। वो अपने खून में एक बार फिर से पैलेडियम का लेवल चेक करता है, जो अब बढ़कर 24% हो गया है। टोनी को उसका टेक्निकल असिस्टेंट जाविस बताता है कि शायद लगातार सुपर हीरो सूट और आर्क रिएक्टर के इस्तेमाल से उसकी सेहत बिगड़ रही है। इस एलिमेंट को किसी और चीज से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। टोनी की बॉडी पर लगातार पैलेडियम के इस्तेमाल के साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं, क्योंकि उसे कुछ रैश हो गए हैं। टोनी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उसके पास इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये आर्क रिएक्टर ही टोनी के लिए उसके दिल की तरह काम करता है, जिसे फिल्म के पार्ट 1 में यिनसन ने उसे जिंदा रखने के लिए उसके अंदर फिट किया था। ये डिवाइस पैलेडियम से चलती है, जिसके साइड इफेक्ट भी हैं। टोनी फिलहाल ये बात अपने तक ही रखता है कि आर्क रिएक्टर की वजह से उसकी जिंदगी खतरे में है। तभी टोनी की वर्कशॉप में उसकी सेक्रेटरी पेपर पॉट्स की एंट्री होती है, जो बहुत गुस्से में है। दरअसल टोनी ने अपने सारे मॉडर्न आर्ट कलेक्शन को एक संस्था को डोनेट कर दिया। पेपर उसे कहती है कि ये उसका अकेले का कलेक्शन नहीं था। पिछले 10 साल से वो इस कंपनी के लिए काम कर रही है और अब टोनी को एक्सपो पर फोकस करने के बजाय अपनी कंपनी की डगमगाती हालत पर ध्यान देना चाहिए। पेपर टोनी के उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करती है जिन्हें टोनी नजरअंदाज कर रहा है। इसी बीच टोनी उससे कहता है कि वो चाहता है उसकी जगह अब वो इस कंपनी को संभाले, क्योंकि वो उसे अपनी कंपनी का सीईओ बना रहा है। टोनी के हिसाब से एक पेपर ही है जो उसकी जगह ले सकती है। दूसरी तरफ इवान वैंको ने पासपोर्ट और टिकट का इंतजाम कर लिया है। वहीं टोनी पेपर को अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपकर फ्री टाइम एंजॉय कर रहा है। तभी वहां एक जॉब कैंडिडेट पहुंचती है। इसका नाम नैटली रशमन है। टोनी का नैटली पर दिल आ जाता है और वो पेपर से उसके बारे में पूछताछ करता है। अगले सीन में टोनी और पेपर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की पार्टी में नजर आते हैं, जहां वो उसे बताता है कि उसने नैटली को अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रख लिया है। यहाँ एक बार फिर मिस्टर हैमर और टोनी की मुलाकात होती है। दोनों स्टार्क एक्सपो के बारे में बात करते हैं। टोनी एक बार फिर अपने ब्लड में टॉक्सिन लेवल को चेक करता है, जो अब 53% हो गया है। टोनी जानता है कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो मरने से पहले कुछ एडवेंचर करना चाहता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में फॉर्मूला 1 ड्राइवर की जगह टोनी खुद पहुंच जाता है। सभी टोनी को कार रेस ट्रैक पर देखकर हैरान रह जाते हैं। टोनी रेस में सभी को कड़ी टक्कर देता है और इसी बीच एक शख्स ट्रैक के बीचों बीच पहुंच जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि इवान वैंको ही है, जो टोनी पर हमला करने के इरादे से यहाँ आया है। इन सबसे बेखबर टोनी अपनी रेसिंग कार में बैठा हुआ है और अचानक इवान वैंको उसकी रेसिंग कार पर अपने इलेक्ट्रिक सूट की मदद से हमला करता है। इवान वैंको जिस अंदाज में ट्रैक की तरफ बढ़ रहा था, उसे टीवी स्क्रीन पर देखकर पेपर समझ गई थी कि टोनी की जान को खतरा है। इसीलिए वो टोनी के ड्राइवर के साथ रेसिंग ट्रैक पर मौके पर पहुंच जाती है। ड्राइवर ने सेफ्टी के लिए टोनी का आयरन मैन सूट भी साथ में रख लिया था। रेसिंग ट्रैक पर टोनी वैंको के इलेक्ट्रिक हमलों से बचने की कोशिश करता है, पर तभी पेपर वहां पहुंचकर टोनी से कहती है कि उसके साथ गाड़ी में बैठकर उसे चलना होगा। टोनी नहीं मानता। वो पेपर को उसका सूट देने के लिए कहता है। जब इवान वैंको पेपर की कार पर हमला करता है तो टोनी के कहने पर वो उसका सूट गाड़ी से बाहर फेंक देती है और स्टेडियम में मौजूद लोग टोनी को आयरन मैन के रूप में बदलते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं। जब तक टोनी अपना सूट पहनकर तैयार होता है, तब तक टोनी का ड्राइवर गाड़ी से वैंको को टक्कर मारकर कुछ देर के लिए घायल कर देता है, मगर उसे जल्द ही होश आ जाता है और एक बार फिर वो टोनी पर हमला करता है। टोनी वैंको के हमलों से बचते हुए मौका देखकर उसके सूट में लगे रिएक्टर को निकाल लेता है और उसे तबाह कर देता है। फिर पुलिस इवान को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उससे पूछताछ करने की कोशिश करती है कि वो कौन है और उसने टोनी पर हमला क्यों किया, पर वो कुछ नहीं बताता। टोनी जेल में वैंको से मिलने पहुंचता है और अकेले में उससे 5 मिनट बात करने की इजाजत मांगता है। टोनी वैंको से कहता है कि टेक्निक अच्छी थी, पर अगर उसने थोड़ी और मेहनत की होती तो उसकी लॉटरी लग सकती थी। साथ ही टोनी वैंको को उसके आर्क रिएक्टर की कमियों के बारे में बताता है।
उसे फिक्स करने का सुझाव भी देता है। टोनी कहता है कि उसने उसके आर्क रिएक्टर की अच्छी कॉपी की है, मगर वो इस पर मेहनत करता तो दूसरे देशों को बेच सकता था या इसकी काला बाजारी भी कर सकता था, क्योंकि ब्लैक मार्केट में तो उसकी जान पहचान होगी ही। वैंको टोनी से कहता है कि तुम कसाई और चोरों के खानदान से हो, मैं नहीं। भले ही तुम भी अब बाकी गुनाहगारों की तरह अपना इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हो, पर तुम भूल गए हो कि तुम्हारे खानदान ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद किया है। आपको याद होगा कि किस तरह से टोनी ने आयरन मैन पार्ट 1 में अनाउंस किया था कि अब उसकी कंपनी हथियार नहीं बनाएगी। शायद वैंको का इशारा टोनी के इसी फैसले की तरफ है। टोनी पूछता है कि उसे ये डिजाइन किसने दिया। वैंको बताता है उसके पिता एंटन वैंको ने, बट टोनी ने उनका नाम नहीं सुना। इवान का कहना है कि टोनी आज उसके पिता की वजह से ही जिंदा है। इस पर टोनी कहता है कि वो जिंदा है क्योंकि उसका निशाना इतना अच्छा नहीं था। इवान के हिसाब से उसने टोनी को इसलिए बख्श दिया क्योंकि वो उसकी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। इवान वैंको उसे बताता है कि टोनी के सीने में जो पैलेडियम लगा है उससे उसकी दर्दनाक मौत होगी। टोनी वहां से चला जाता है, पर हैरान है कि आखिर वैंको को इस बारे में कैसे पता। अगले सीन में एक सेनेटर टीवी पर टोनी पर हुए हमले पर अपने व्यूज देते हुए कहते हैं कि सेनेट में टोनी ने अपने सूट के बारे में कहा था कि ऐसा सूट कहीं और मौजूद नहीं है, पर यह झूठ है। ये न्यूज टोनी के प्राइवेट जेट पर टोनी और पेपर भी देख रहे थे। टोनी कहता है कि सरकार को तो इसके लिए उसे सम्मानित करना चाहिए। उधर जेल में इवान को उसके खाने की ट्रे में एक पार्सल मिलता है और तभी उसके सेल में उसी की कदकाठी और उसी के कैदी नंबर वाली यूनिफॉर्म वाला एक शख्स आ जाता है। इवान उस पर हमला करता है और खाने के साथ आए पार्सल में मौजूद बॉम्ब को सेल में फिट करके सामने रखी चाबी से ताला खोलकर बाहर आ जाता है। बॉम्ब फटने से जेल में हड़कंप मच जाती है और इस बीच कुछ लोग इवान वैंको को अपने साथ ले जाते हैं। इवान जब आंख खोलता है तो मिस्टर हैमर उसका स्वागत करते हैं। हैमर ने ही अपने आदमियों की मदद से इवान को जेल से बाहर निकलवाया और दूसरे आदमी को उसकी जगह जेल भेजा, ताकि सभी को लगे कि इवान अब इस दुनिया में नहीं रहा। हैमर सेनेट कमेटी के सामने हुई बेइज्जती का टोनी से बदला लेना चाहते हैं और इवान के साथ टोनी को बर्बाद करने की डील करते हैं। उधर टोनी अपनी वर्कशॉप में वैंको और उसके पिता के बारे में जानकारी जुटाता है। उसे पता चलता है कि एंटोन वैंको एक सोवियत साइंटिस्ट थे जो 1963 में यूएस आए थे, लेकिन जासूसी के इल्जाम में उन्हें 1967 में यूएस से निकाल दिया गया। आपको बता दें कि एंटोन वैंको ही वो शख्स थे जिन्होंने पहले आर्क रिएक्टर पर टोनी के पिता हावर्ड स्टार्क के साथ काम किया था। टोनी का टेक्निकल असिस्टेंट जाविस बताता है कि एंटोन का बेटा इवान भी एक साइंटिस्ट है। उसने 15 साल जेल में बिताए क्योंकि उस पर इल्जाम था कि उसने पाकिस्तान को प्लूटोनियम बेचा। इसके बाद का कोई डेटा टोनी के टेक्निकल असिस्टेंट को नहीं मिला। दूसरी तरफ मार्केट में स्टार्क इंडस्ट्रीज का नाम खराब हो रहा है और पेपर टोनी के आयरन मैन बनकर किए गए कामों से नाखुश है, पर फिर भी वो सबके सामने उसका सपोर्ट करती है। तभी टोनी से मिलने उसकी वर्कशॉप पर कर्नल रोडी पहुंचते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो दिन भर नेशनल गार्ड से फोन पर ये बात कर रहे थे कि वो जबरदस्ती उसकी वर्कशॉप में ना आए और उसके सूट को ना लेकर जाएं। टोनी बिना कुछ कहे कर्नल रोडी की बातें सुनता है। कर्नल रोडी उसे कहते हैं कि जब रेसिंग ट्रैक पर उसके जैसा सूट पहनकर एक शख्स ने तबाही मचाई तो मामला गर्मा गया। अगर वो चाहता है कि सेना के लोग उसका सूट जब्त ना करें तो उसे अपनी हरकतों को रोकना होगा, क्योंकि भले ही वो लोगों की रक्षा कर रहा है, पर इससे ऐसा संदेश जा रहा है कि वो आयरन मैन सूट को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कर्नल रोडी उसे कहते हैं कि उसे समझना होगा कि दुनिया की रक्षा वो अकेला नहीं कर सकता। ये सिर्फ उसकी अकेले की लड़ाई नहीं है। तभी टोनी को चक्कर आ जाता है। वो रोडी को कहता है कि उसे उसके डेस्क तक लेकर जाए। टोनी पैलेडियम स्टिक चेंज करता है और कर्नल रोडी उससे पूछते हैं कि ये सब क्या है। टोनी उन्हें नहीं बताता कि असल में उसके साथ क्या हो रहा है। उधर न्यूयॉर्क में हैमर इवान को अपनी फैक्ट्री में लेकर जाता है और अपनी कंपनी के बनाए गए उन मॉडल्स को दिखाता है जो आयरन मैन के सूट की कॉपी हैं। इवान यहाँ पहुंचकर उन सूट्स को देखता है और पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। मिस्टर हैमर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि अगले 25 साल के लिए उसे डिफेंस डिपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और आयरन मैन कबाड़ बन जाए, ताकि वो स्टार्क एक्सपो में जाकर टोनी को सबक सिखा सकें और जीनियस टोनी को बर्बाद कर सकें।
इवान कहता है काम हो जाएगा। जब टोनी अपनी बर्थडे पार्टी के लिए रेडी हो रहा होता है तो अपनी असिस्टेंट नैटली से पूछता है अगर ये उसका आखिरी बर्थडे होता तो वो इसे कैसे मनाती। नैटली कहती है अगर ऐसा होगा तो वो जो चाहेगी करेगी और जिसके साथ चाहे बर्थडे मनाएगी। टोनी को ये आइडिया पसंद आता है। वो अपना ड्रिंक खत्म करता है और अगले ही पल अपनी बर्थडे पार्टी में आयरन मैन सूट पहनकर पहुंच जाता है। यहाँ टोनी बुरी तरह से ड्रंक होकर पार्टी में अजीब अजीब हरकतें करता है। पेपर को टोनी का ये बर्ताव पसंद नहीं आता। वहां पर कर्नल रोडी भी मौजूद हैं। वो टोनी की हरकतें देखकर उसे रोकना चाहते हैं, इसीलिए उसी के जैसा बनाया गया एक दूसरा सूट पहनकर वो वहां पर आते हैं और यहाँ मौजूद लोगों को जाने के लिए कहते हैं। कर्नल टोनी से कहते हैं कि अब वो सुपर हीरो आयरन मैन नहीं रहा, बल्कि लोहे के सूट में एक शराबी है। दोनों ही सुपर हीरो सूट में एक दूसरे से दो दो हाथ करते हैं। आयरन मैन के इस रूप को पार्टी में मौजूद लोग भी देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। कर्नल रोडी एक बार फिर टोनी से उसे सूट उतारने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मानता। दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। जब टोनी को होश आता है तो वो आसपास हुई तोड़फोड़ देखता है। कर्नल रोडी उस सूट के साथ उड़ान भरते हैं और वहां से चले जाते हैं। आपको बता दें, कर्नल रोडी टोनी की पार्टी में उसे लेने आए थे, क्योंकि उन्होंने नेशनल गार्ड्स ऑफिसर से प्रॉमिस किया था कि अगले 24 घंटों में आयरन मैन ड्यूटी पर मौजूद होगा। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, इसीलिए कर्नल खुद ही टोनी के सूट को पहनकर कैलिफोर्निया में एयरफोर्स बेस पर पहुंच गए हैं। उधर अकेले में टोनी की बर्थडे पार्टी जारी है और उसकी मुलाकात डायरेक्टर फ्यूरी से होती है। वही फ्यूरी जो पार्ट 1 में टोनी से मिलने आए थे और सुपर हीरो यूनिवर्स के बारे में बात करना चाहते थे। टोनी अकेले ही काम करता है और फ्यूरी ये बात जानते हैं। वो उससे पूछते हैं कि आजकल उसका काम कैसा चल रहा है। टोनी कहता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा ये सपना है या सच। फ्यूरी कहते हैं कि ये हकीकत है। तभी यहाँ नैटली भी पहुंच जाती है। टोनी हैरान रह जाता है। फ्यूरी टोनी को बताते हैं कि ये एजेंट रोमनॉफ है। नैटली कहती है कि वो एक स्पाई यानी जासूस है और फ्यूरी ने ही उसे उस पर नजर रखने को कहा था। फ्यूरी टोनी को बताते हैं कि उन्होंने उसकी जासूसी क्यों करवाई और एक एक करके उसकी सभी गलतियों को गिनवाते हैं, जैसे उसका अपना सब कुछ दान कर देना, गर्लफ्रेंड को कंपनी सौंप देना और अपने दोस्त को अपना सुपर हीरो सूट इस्तेमाल करने देना। टोनी कहता है कि उसने कर्नल रोडी को सूट नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद छीन लिया। नैटली कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टोनी की सिक्योरिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टोनी की इजाजत के बिना उस सूट को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। फ्यूरी कहते हैं कि अब उसका ये रवैया एक प्रॉब्लम बन चुका है। तभी नैटली टोनी के गले में एक गैजेट लगाती है और अचानक उसके शरीर पर पैलेडियम के साइड इफेक्ट्स की वजह से आई रैश गायब होने लगते हैं। फ्यूरी बताते हैं कि उसने उसके शरीर पर लिथियम डाइऑक्साइड लगाया है, जो उसकी बीमारी के लक्षणों को कम कर देगा, ताकि वो पहले जैसे काम कर पाए। हालांकि ये परमानेंट इलाज नहीं है। फ्यूरी कहते हैं कि उसका इलाज फौरन नहीं हो सकता। इस पर टोनी कहता है कि उसने तकरीबन सब कुछ ट्राई कर लिया है, पर उसे अभी तक पैलेडियम को रिप्लेस करने वाला एलिमेंट नहीं मिल पाया। पर फ्यूरी के हिसाब से उसने अभी तक सब कुछ नहीं आजमाया है। दूसरी तरफ मिस्टर हैमर की फैक्ट्री में इवान ने सुपर हीरो सूट्स में ड्रोन फिट कर दिए हैं। हैमर चाहता है कि उस सूट के अंदर एक पायलट रहे जो इसे ऑपरेट करे, ताकि टोनी के आयरन मैन को टक्कर मिल सके। वैंको कहता है कि ड्रोन इंसानों से बेहतर काम करेंगे। आखिरकार हैमर मान जाता है और कहता है कि जो भी हो, स्टार्क एक्सपो में सबके होश उड़ जाने चाहिए। उधर एयरफोर्स बेस में कर्नल रोडी भी अपने सूट को जनरल को दिखाते हैं। जनरल सूट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि इस कमाल के सूट के साथ वो सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के आगे खुद को उनसे बेहतर साबित कर सकते हैं। जनरल कहते हैं कि मिस्टर हैमर भी एक्सपो में हथियारों की एग्जीबिशन कर रहे हैं, इसीलिए वो भी इसे स्टार्क एक्सपो में पेश करना चाहेंगे। लेकिन कर्नल कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि इस सूट को एक्सपो में पेश करने की जरूरत है, पर जनरल का कहना है ये उनका ऑर्डर है। दुनिया इस तरह के मॉडर्न वेपन को देखना चाहती है। अगले सीन में फ्यूरी टोनी से कहते हैं कि उसके सीने में लगा आर्क रिएक्टर अधूरी टेक्नोलॉजी है। फ्यूरी ये भी बताते हैं कि उसके डैड हावर्ड ने कहा था कि आर्क रिएक्टर कामयाबी की पहली सीढ़ी है। वो एनर्जी की फील्ड में रेवोल्यूशन लाना चाहते थे और कुछ बड़ा करना चाहते थे।
टोनी पूछता है कि उसके डैड के साथ क्या एंटोन वैंको भी शामिल थे। फ्यूरी बताते हैं कि एंटोन वैंको का इरादा अमीर बनने का था। जब ये बात मिस्टर हॉवर्ड यानी टोनी के पिता को पता चली तो उन्होंने उसे देश से निकलवा दिया। फ्यूरी कहते हैं कि जब रशियंस को ये बात मालूम हुई कि अब एंटोन उनके किसी काम का नहीं है तो उन्होंने उसे साइबेरिया भेज दिया। खैर, टोनी फ्यूरी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों कहा कि मैंने पैलेडियम के साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए सब कुछ नहीं आजमाया है, जबकि असलियत में मैंने ये सब करके देख लिया है। फ्यूरी का कहना है उसके पिता का मानना था कि टोनी अकेला ऐसा इंसान है जिसके पास पैसा और दिमाग दोनों एक साथ मौजूद हैं। उन्हें लगता था कि टोनी इस अधूरे काम को पूरा कर सकता है। फ्यूरी कहते हैं कि अगर वाकई तुम वो ही टोनी हो तो तुम ही आर्क रिएक्टर की पहेली को सुलझा सकते हो। टोनी को लगता है कि उसके पिता ने उसका कभी अच्छा नहीं चाहा। उनके पास जज्बात नहीं थे। उन्होंने कभी उसे प्यार नहीं किया। वो उसे नापसंद करते थे और हर चीज की कीमत लगाते थे। सो इसीलिए टोनी को यकीन नहीं हो रहा कि उसके पिता ने कहा कि उस पर भविष्य निर्भर करता है। खैर, हमें पता चलता है कि टोनी के डैड शील्ड एजेंसी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। तभी एजेंट कॉल्सन कुछ पार्सल लेकर आते हैं जिस पर लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ एच स्टार्क। फ्यूरी कहते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं और नैटली उसकी कंपनी में उसकी असिस्टेंट बनकर काम करती रहेगी। नैटली टोनी को बताती है कि अब बाहरी दुनिया से उसका कांटेक्ट तोड़ दिया गया है ताकि वो आराम से काम कर सके। टोनी पर नजर रखने के लिए फ्यूरी एजेंट कॉल्सन को भी वहीं पर छोड़कर गए हैं। दूसरी तरफ हैमर तरह तरह के हथियार कर्नल रूडी को दिखाता है जिन्हें सूट में फिट करवा दिया जाता है। वहीं टोनी पार्सल खोलता है और उसमें रखे रिकॉर्डर को प्ले करता है। इसमें उसके पिता कहते हैं कि टोनी, तुम ये सब कुछ समझने के लिए बहुत छोटे हो, इसीलिए उन्होंने उसके लिए ये वीडियो बनाई है। वीडियो में टोनी के पिता उसे बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी क्रिएशन टोनी है। अपने पिता की बात सुनकर टोनी हैरान रह जाता है। वो समझ गया है कि वो अब तक जो कुछ भी समझ रहा था वो सही नहीं था। उसे अपने किए पर अफसोस होता है। वो फौरन पेपर से माफी मांगने ऑफिस पहुंच जाता है और पेपर को बताने की कोशिश करता है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसकी क्या वजह थी। पेपर उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि उसके इस तरह से गायब हो जाने की वजह से जो काम उसे करने चाहिए थे अब पेपर को करने पड़ रहे हैं। इतने में पेपर देखती है कि टोनी उसके लिए स्ट्रॉबेरी लाया है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो और गुस्सा हो जाती है। जब टोनी स्ट्रॉबेरीज को डस्टबिन में डालने जाता है तो वो ऑफिस के कोने में पड़े एक मॉडल को देखता है जिस पर लिखा है की टू फ्यूचर यानी भविष्य की चाबी। टोनी वो मॉडल लेकर वापस वर्कशॉप आ जाता है। 1974 के स्टार्क एक्सपो के मॉडल की मदद से वो फाइनली नए एलिमेंट को खोज लेता है, पर इस एलिमेंट को किसी और चीज के साथ ब्लेंड नहीं किया जा सकता। इसीलिए टोनी एक नई डिजाइन बनाने में लग जाता है। वहीं सेनेटर स्टर्न हैमर के ड्रोन के मॉडल्स को देखना चाहते हैं पर वो रेडी नहीं है। दरअसल वैंको अपने इलेक्ट्रॉनिक सूट पर काम कर रहा है। जब गुस्से में हैमर वहां पहुंचता है तो वो उसे कहता है उसकी जान बचाने के बदले सूट बनाने की उनके बीच जो डील हुई थी वैंको ने उसे पूरा नहीं किया, इसीलिए वो इस पर डिटेल में बाद में बात करेंगे। फिलहाल वो एक्सपो में जा रहे हैं। हैमर अपने गार्ड्स को वैंको के पास छोड़कर चला जाता है। जहां टोनी अपनी वर्कशॉप में बिजी है वहीं वैंको टोनी को एक अननोन नंबर से कॉल करके बताता है कि उसकी दी गई सलाह के मुताबिक उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक सूट की इलेक्ट्रिकल साइकिल को दुगना कर दिया है, इसीलिए उसमें अब ज्यादा पावर है। टोनी कोशिश करता है कि वैंको की लोकेशन ट्रेस कर सके पर यह नहीं हो पाता। फोन पर वैंको कहता है कि अब उसके खानदान का इतिहास सबके सामने आ जाएगा। जिस तरह उसके पिता ने एंटोन वैंको के साथ 40 साल तक अन्याय किया वो उसका बदला 40 मिनट में ले सकता है। टोनी उसे कहता है कि आमने सामने आकर बात की जाए। इतने में फोन कट जाता है। फिर टोनी नए एलिमेंट के साथ आर्क रिएक्टर को टेस्ट करता है और ये सक्सेसफुल होता है। उधर स्टार्क एक्सपो शुरू हो जाता है। हैमर कहता है कि आयरन मैन भले ही एक अच्छी खोज थी पर अब उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया है जो कि अमेरिकी फौज का नया चेहरा है। हैमर ड्रोन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और सबमरीन के रोबोट्स पेश करता है। आखिर में हैमर बैटल सूट के पायलट को स्टेज पर बुलाता है जिसके अंदर कर्नल रोडी हैं और ये वही सूट है जिसे कर्नल ने टोनी की लैब से लिया था। फर्क बस इतना है कि इस सूट को अब हैमर इंडस्ट्रीज के हथियारों से लैस कर दिया गया है।
टोनी भी अपने सूट में यहाँ आ जाता है। कर्नल कहते हैं कि वो यहाँ सेना का ऑर्डर मिलने पर आए हैं, इसीलिए यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। टोनी कहता है कि वो यहाँ मौजूद लोगों को बचाने आया है क्योंकि इनकी जान को खतरा है। टोनी कर्नल से कहता है कि उन्हें उसकी बात का यकीन करना होगा क्योंकि हैमर वैंको के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन कर्नल को यकीन नहीं होता कि वैंको जिंदा है। थोड़ी ही देर में कर्नल रोडी का सूट टोनी पर हथियार तान देता है। टोनी इसकी वजह पूछता है तो कर्नल कहते हैं कि वो हिल नहीं सकते और ये सब कुछ वो नहीं कर रहे। कर्नल रोडी समझ जाते हैं कि सिस्टम में गड़बड़ है। वो टोनी को यहाँ से जाने को कहते हैं क्योंकि इससे बाकी लोगों की जान को खतरा हो सकता है। वैंको सभी ड्रोन्स को खुद ऑपरेट कर रहा है, उसका निशाना टोनी है और टोनी सभी हमलों से बचने की कोशिश कर रहा है। कर्नल रोडी उसे गाइड कर रहे हैं कि किस तरफ से उस पर हमला होने वाला है। हैमर स्टार्क एक्सपो में मौजूद टेक्नीशियन से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि वैंको ने उनके सिस्टम को लॉक कर दिया है। ये बात नैटली और पेपर भी सुन लेते हैं। नैटली हैमर से पूछती है कि वैंको कहाँ है। हैमर कन्फेस करता है कि वैंको उसकी फैक्ट्री में ही मौजूद है। इसके बाद नैटली ड्राइवर के साथ हैमर की फैक्ट्री की तरफ बढ़ती है। वहीं पेपर हैमर को पुलिस के हवाले कर देती है। वो रेस्क्यू टीम से लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने को कहती है और फैसला करती है कि जब तक सब कंट्रोल में नहीं आ जाता वो यहीं इंतजार करेगी। वहीं टोनी, ड्रोन्स और कर्नल के बैटल सूट का मुकाबला जारी है। वहीं नैटली हैमर की फैक्ट्री में पहुंच जाती है। इस दौरान नैटली के एक्शन स्टंट्स भी देखने को मिलते हैं जो काफी इंप्रेसिव हैं। पर इससे पहले कि वैंको को नैटली रोक पाती, वो सभी ड्रोन्स को एक्टिवेट करके वहां से फरार हो जाता है। नैटली कर्नल रोडी के सूट का प्रोग्राम ठीक कर देती है और टोनी को बताती है कि नए एलिमेंट के बाद उसके शरीर के हिस्से और मशीन ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। कर्नल रोडी टोनी से माफी मांगते हैं कि उन्होंने टोनी पर भरोसा नहीं किया। दोनों की फिर से दोस्ती हो जाती है और वो मिलकर एक साथ ड्रोन्स का मुकाबला करते हैं। इसी बीच नैटली टोनी को इन्फॉर्म करती है कि एक दूसरे किस्म का ड्रोन उनकी तरफ आ रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि वैंको ही है, जिसके सूट पर सभी हथियार बेअसर हैं। वैंको टोनी और कर्नल रोडी दोनों को बंदी बना लेता है। टोनी को आइडिया आता है कि अगर वो दोनों अपनी पावर्स मिला लें तो वैंको को हरा सकते हैं। दोनों सुपर हीरो अपनी पावर्स को मिलाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है जिससे वैंको घायल हो जाता है। पर वो एक बार फिर कहता है कि टोनी तुम हार गए हो। इसके साथ ही वैंको के सूट में लगा आर्क रिएक्टर बीप करने लगता है। कर्नल कहते हैं कि ये ड्रोन कभी भी फट सकते हैं। ये सुनकर वो वहां से उड़ान भरते हैं। फिर टोनी पेपर को बचाने स्टार्क एक्सपो पहुंच जाता है। पेपर हालात के कंट्रोल होने का वेट कर रही थी। अचानक वो पास पड़े एक ड्रोन के बीप साउंड को नोटिस करती है। इससे पहले कि वो ब्लास्ट होता, टोनी पेपर को बचा लेता है। पेपर टोनी से कहती है कि वो सीईओ की पोस्ट को छोड़ना चाहती है। दोनों के बीच कुछ फ्लर्टिंग भी होती है और तभी उनकी नजर कर्नल रोडी पर पड़ती है। टोनी कर्नल को वहां से जाने के लिए कहता है। दोनों एक दूसरे को वैंको और ड्रोन से अच्छी तरह मुकाबला करने के लिए शाबाशी देते हैं। साथ ही कर्नल कहते हैं कि धमाके में उनकी कार डैमेज हो गई है, इसीलिए उन्हें इस सूट की जरूरत पड़ेगी और वो हवा में उड़ान भरते हैं। अगले सीन में टोनी अपनी वर्कशॉप में एवेंजर्स इनिशिएटिव की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देखता है और तभी यहाँ फ्यूरी पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि उसे ये रिपोर्ट नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये रिपोर्ट देखनी चाहिए जो एजेंट रोमानॉफ यानी नैटली ने उसके बारे में तैयार की है। टोनी इस रिपोर्ट को पढ़ता है। लिखा है, उसका बर्ताव बेकाबू हो जाता है। टोनी कहता है कि ऐसा सिर्फ पिछले हफ्ते हुआ है। उसे खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत है, जिस पर टोनी कहता है वो मरने वाला था इसलिए उसने ऐसा किया। एवेंजर इनिशिएटिव में भर्ती होने के लिए आयरन मैन लायक है, जबकि टोनी स्टार्क नालायक। टोनी हैरान हो जाता है। फ्यूरी कहते हैं कि फिलहाल वो एवेंजर्स इनिशिएटिव में एक सलाहकार बन सकता है, पर इसमें शामिल नहीं हो सकता। टोनी कहता है ठीक है, पर बदले में उन्हें उसके लिए एक खास काम करना होगा। ये खास काम है टोनी और रोडी के सम्मान समारोह में एक स्पेशल गेस्ट जो उन्हें सम्मानित करते हुए उनकी तारीफ करे। ये गेस्ट कोई और नहीं, आयरन मैन के खिलाफ बोलने वाले सेनेटर स्टर्न थे। वो दोनों को जाबाजी दिखाने के लिए सम्मानित करते हैं और इसके साथ ही खत्म हो जाती है फिल्म की कहानी। लेकिन एंड क्रेडिट सीन अभी बाकी है। आखिर में दिखाया जाता है कि फिल कॉल्सन न्यू मैक्सिको पहुंचा हुआ है,
जहां पर एक जगह पर खुदाई हो रही है और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर एक जगह पर एक हथौड़ा पड़ा हुआ है। फिल शायद फ्यूरी को कॉल करके बताता है कि फाइनली उन्हें वो चीज मिल गई है जिसे उनकी तलाश थी। यहाँ पर सेट हो गया है थॉर का प्रेमाइस। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आए हैं तो वो भी कमेंट के जरिए बताने हैं।